नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार की बाढ़ आई है। मुख्यमंत्री ने आज 877 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसमें से 543 वन रक्षक और वन क्षेत्रपाल और तथा 334 डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब तक 60,000 से अधिक नौकरियां दी चुकी है और जल्द ही 1 लाख और आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो कहते हैं नौकरियां नहीं है, आंखें हो तो देख लो। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण से लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिला और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर मिले और प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार के नए युग में प्रवेश करे। रचना बनाता के वाकई मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा तो हम भी नहीं बोल पाते। कितनी अच्छी मेहनत करके शब्दों का संचय, उनका अपने मनोभाव से व्यक्त करना, भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। विराजमान हमारे एक पीएस श्रीमान संदीप यादव जी, पीएस हेल्थ और फॉरेस्ट के दूसरे अफसर माननीय अंबाड़े जी, प्रधान मुख्य संरक्षक, क्या संरक्षक ही बोलते हैं ना, वन संरक्षक। अब मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा आपका विभाग का ऊपर के लेवल वाली रचना को तो समझता हूँ, लेकिन मैं ये अंदर की जानकारी के प्रधान मुख्य वन और स्वास्थ्य विभाग का मिला जुला हमारा आज का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन। उनने अच्छे से अपनी बात रखी। आपका कदम भी इस देश की सुरक्षा के साथ, देश की जवाबदारियों के लिए, जनता की सेवा के लिए, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में, भारत की सारी व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला करके मैं आपका सबका, आपके इतनी बड़ी संख्या में 877 युवाओं को, ये जो हमारे वन संरक्षक से लगा करके हेल्थ और दोनों विभाग ने मिलकर के जो बड़ी महती भूमिका अदा की, मैं आज आपके दोनों विभागों की तरफ देखता हूँ तो वो भी अच्छा लगता, अद्भुत लगता है। इस अवसर पर जैसा कि नरेंद्र जी ने सही कहा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस प्रकार से आनंद मठ के उपन्यास के अंदर उस समय के तत्कालीन माहौल को रेखांकित करते हुए एक कथानक के माध्यम से पात्र और सुपात्र की संघर्ष के बीच हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, उसमें से एक पात्र को वंदे मातरम करते हुए बात करने के लिए कुछ पंक्तियां गीत के रूप में लिखी है। और वंदे मातरम जिसके मनोभावना के आधार पर एक पंक्ति तुम ही प्राणा शरीरे नरेंद्र शिवाजी ने कही है। ये बात सही है कि 1857 की क्रांति के बाद 1875 में ये आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा गया और उसके अंदर बंकिम चंद्र जी ने अपनी वंदे मातरम गीत की रचना दी और बाद में 1896 में गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने स्वर से उसको लिपिबद्ध करते हुए सबके बीच प्रस्तुतिकरण दिया। और ये बात भी हमारे लिए समसामयिक होगी कि वंदे मातरम के बलबूते पर उस दौर के अंदर जब वंदे मातरम का मंत्र अपने आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बीज मंत्र का काम करता था, उनको उत्साह उमंग जगाता था, देश की आज़ादी की ललक जगाता था, अपने प्राणों का उत्सर्ग के लिए प्रेरित करता था। तो इनकलाब जिंदाबाद में भी वंदे मातरम शब्द निकल के आता था
नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ये तमाम देशभक्तों ने वंदे मातरम, मैं अपने देश की वंदना करता हूं, और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पूरा देश एक उद्वेलित होकर के 1905 में बंग भंग एक बड़ा अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जब बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाने का विषय रखा गया, लेकिन वो बंग भंग आंदोलन में उस वंदे मातरम की गूंज ने न केवल बंग भंग को रोका, बल्कि काल के प्रवाह में आज का हमारा बंगाल बचा है बड़े पैमाने पर। तो बड़ी भूमिका उसमें उस वंदे मातरम के मंत्र के साथ तत्कालीन नेतृत्व की भी थी। मैं आज आपसे विस्तार से बात इसलिए कर रहा हूं कि इसकी 150वीं जयंती, तो वंदे मातरम के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, मिटने वाले, अपने आप को उत्सर्ग करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक, वो सारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम जिनने देश की आज़ादी के लिए उस वंदे मातरम के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी भारत की पहचान बनाई। लेकिन ये बात भी सही कि आज़ादी के पहले इन गीतों से, जिस प्रकार से हर एक देश के संघर्ष के समय बने गीतों ने सबका मार्ग प्रशस्त किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे के सारे उनके जो राष्ट्रगान बने, उनका अंतर्गत जो आने वाली कठिनाई और कठिनाई के बीच जिससे कठिनाई को पार पाने का आत्मविश्वास बनता है, वो उस भाव से आता है। लेकिन बने हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तंत्र भी चाहिए, जिस तंत्र के आधार पर ये सच्चे अर्थों में ये मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर हमारा देश दुश्मनों के हाथों से सदैव बचावी रहे, सुव्यवस्था स्थापित करे, अपने अपने कामों में हमको यश मिले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस उथल पुथल भरे देश के समय जब देश में 600 से ज्यादा रियासतें थी और अंग्रेजों के द्वारा उस समय छोड़े गए एक, लेकिन जीवन चलने का नाम, यहां भी मत रुकना, जो जहां से आए और आगे सपने देखना और आगे बढ़ना, जितना आगे जा सकते हो, जितनी आपके अंदर की क्षमता, परमात्मा ने ये पिंड ऐसा बनाया, इस पिंड में अनंत संभावना है। लेकिन दोनों के अपने विभागों का भी मस्ती अलग टाइप की, और ये भी स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का। उनके जीवन के बारे में नरेंद्र जी ने बताया कि जिनके घर के कष्ट कैसे थे, एक चाय वाले परिवार से एक माँ के कष्ट के बारे में बोलने में भी हमको दोबारा लगेगा। हम सब इस कष्ट से निकले, कमोबेश सब, मैं भी उस परिवार से आता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आते, हम जहाँ से भी आते हैं वो अतीत की बात है। लेकिन हमने आज जहाँ खड़े होकर के काम करना प्रारंभ किया, उसकी मिसाल क्या बनी, ये बात मायने रखती है, और इस दिशा में आप सब चलेंगे, ये भाव से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। जी पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और आज हमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। हमारे साथ ही जो वन विभाग के नवनियुक्त वन रक्षक है, साथ ही चिकित्सा विभाग के नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सक है, उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और मेरे ख्याल से ये हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करता है, सारे युवाओं का जो अपने भविष्य को लेकर तैयारी करते हैं, और इस तरीके का समारोह हम लोगों में एक नया उत्साह और जोश लाता है। थैंक यू। मेरा नाम अनीता सूर्यवंशी है। मैं मध्य प्रदेश वन विभाग में पांडुना वन मंडल में कार्यरत हूँ। क्या नाम है आपका, और आज मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ युवाओं के लिए संकल्प किया है, उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, नियुक्ति पत्र को लेकर क्या कहें? जी, मेरा नाम डॉक्टर नीलेश पाटीदार है। मैं नीमच का निवासी हूँ, और आज मैं यहाँ पे नियुक्ति पत्र में जो हमारी अभी इंटरव्यू हुए थे क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए, उसमें सिलेक्शन होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आज आयोजन रखा गया था, उसमें सम्मिलित होने आया था। क्या तो बड़ा अच्छा लगा हमें। प्रेरणा क्या मिलती है ऐसे कार्यक्रम में, इस तरह से सरकार अगर कार्य करती है युवाओं के लिए, क्या कहना चाहिए? ये काफी अच्छे कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। इससे युवाओं में काफी एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है कि जो सरकार प्रोत्साहित करती है, तो उनसे आगे शिक्षा में पढ़ने में लोगों को आगे उनकी मनो इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों में काफ़ी जो सरकार ऐसे कदम उठाती है, लोगों का मनोबल बढ़ता है, माता पिता भी बच्चों को देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, तो फिर वो और आगे प्रोत्साहित होते हैं, और ऐसी चीज़ें सरकार को उठानी चाहिए ऐसे कदम।
मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादा किया आज युवाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे में आज मौजूद है और यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया और जिस तरह से सरकार वादा करती है तो वादा पूरा करने का यह सीधा उदाहरण आज देखने को मिला है। ये हमारे साथ एक मौजूद है टीकमगढ़ की डॉक्टर जिनसे हम बात करेंगे। जी मैडम बताइए कि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने आज यह कार्यक्रम रखा गया है और जो वादा किया था वो वादा पूरा करना दिख रहा है, क्या बिल्कुल कहेंगे? दिख रहा है। क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर नेहा चौरसिया है। मैं जिला अस्पताल टीकमगढ़ में एज अ पीडियाट्रिशियन पदस्थ हुई हूँ। तो डायरेक्ट क्लास 1 जो अभी पोस्टिंग हो रही है विशेषज्ञ डॉक्टरों की, इससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें और अच्छा काम करने को मिलेगा, फोकस्ड काम। जो कि एक डॉक्टर है अगर पीडियाट्रिशियन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय उन बच्चों को देगा और जो ग्राउंड लेवल पे भी जो दिक्कत है उनको समझ के उनको अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, सरकार के इस तरह के जो कार्य हैं वो ऐसे होना चाहिए, इससे और क्या प्रेरणा मिलेगी और भी डॉक्टरों को क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो डॉक्टरों की कमी है इससे पूरी हो रही है तो बिल्कुल अच्छा काम है। तो सरकार ने ऐसे कदम उठाना चाहिए लगातार। हाँ बिल्कुल हमेशा उठाना चाहिए। जैसे आज यह कार्यक्रम हुआ है तो मुख्यमंत्री और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो ये थे हमारे साथ टीकमगढ़ की डॉक्टर जिन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के कार्य करना चाहिए जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी को और भी प्रोत्साहन मिलेगा और डॉक्टरों की कमी की पूर्ति होगी। हॉर्नबिल के लिए स्टेट हेड अमरीश शर्मा, भोपाल। लखनऊ के आकाशवाणी में महिलाओं के अधिकार और कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में आकाशवाणी के महिला अधिकारी और कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अधिवक्ता मौजूद रहे। आकाशवाणी की उप निदेशक सुमन लता शुक्ला ने महिलाओं के मुद्दों के साथ साथ पुरुष समाज से भी अपील की है कि वे महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार सकारात्मक और सम्मानजनक रखें। और कार्यशाला के दौरान वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया। इस कार्यशाला ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और समानता के महत्व को फिर से रेखांकित किया है। आज किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है? ये एक कार्यशाला है जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित है और ये कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। तो महिलाओं को इसके बारे में जानकारी देना, उनको जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे मुख्य रूप से आकाशवाणी लखनऊ के लोग ही हैं और सभी वर्ग के कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। महिलाओं को लेकर बहुत समस्याएं आती है, तो इसमें क्या क्या सुझाव दिए जाएंगे? सुझाव यही है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और यहाँ पे एक स्वस्थ वातावरण रखें। मतलब पुरुषों से भी अपेक्षा है कि यहाँ पर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें और एक स्वस्थ वातावरण हो जिससे कि महिलाएं अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस पर भी कोई कार्यक्रम है? हम लोगों ने अभी वंदे मातरम सामूहिक रूप से गाया है उसी के उपलक्ष्य में और सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। जी, क्या नाम है आपका? सुमन लता शुक्ला, मैं यहाँ उप निदेशक हूँ और आईसीसी की अध्यक्षा भी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का आदेश दिया है। इनमें से शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, खेल परिसर और रेलवे स्टेशन शामिल है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह कार्य 8 हफ्तों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे आवारा कुत्तों को पकड़े, टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें निर्देशांक शेल्टर में स्थानांतरित करें। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि
इन कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए ताकि संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों को कुत्तों की उपस्थिति से मुक्त किया जा सके। यह निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों की भी पुष्टि करता है, जिनमें से राज्य सरकार और नगरपालिका अधिकारियों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों और आवारा पशुओं को हटाकर आश्रय स्थलों में पुनर्वासित करने का निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए है, बल्कि आवारा कुत्तों के मानव समाज में सुरक्षित और असंरक्षित जीवन को भी सुनिश्चित करती है। 11/8 का ऑर्डर वापस आ गया है। जैसे इन्होंने 11/8 में बोला था कि शेल्टर हाउसेस में सारे डॉग्स को ले जाइए, रीलोकेट करिए उनको शेल्टर हाउसेस में, वही उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में ऑर्डर आ गया है। चलिए, सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आई एम सॉरी अबाउट दिस, रेलवे स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और उनको रीलोकेट किया जाएगा और वापस वहाँ पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़ुबान जानवर हैं उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। रीलोकेशन जो एबीसी रूल्स में अ बिग नो है, उसको आज पूरी तरह से एक तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है कि ये बिकॉज ऑफ द बाइट्स, जो बाइट्स आधी से ज़्यादा मीडिया हाइप है और जो बाइट्स मंकीज़ बाइट्स, कैट बाइट्स और दूसरी एनिमल्स की बाइट्स हैं, उनको इंक्लूड कर रही है। वो मेरे पास सारा डेटा है, लेकिन आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेस अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेस वाली होनी चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर खाना मिले, पानी मिले। शेल्टर हाउसेस की कंडीशंस आपने देखी है? अभी इस वक्त जो कंडीशंस हैं, इतनी बुरी हालत है। एक एक शेल्टर हाउस आप जाके इंस्पेक्ट तो करिए। जो एबीसी सेंटर रोहिणी में हुआ है वो जाके इंस्पेक्ट तो करिए, क्या हालत है वहाँ पे, किस तरह से डॉग्स को रखा हुआ था। वहाँ पे स्कल्स मिले थे, कार्कसेस मिले थे। मेरी कंटेम्प्ट पिटिशन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी की कोई एसएलपी मेरी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे जो केसेस जिन्होंने फाइल किए उसकी किसी की सुनवाई नहीं हुई और आपने इतना हार्श ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, वी रिस्पेक्ट दिस ऑर्डर बिकॉज यू आर द सुप्रीम कोर्ट, यू आर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी विल रिस्पेक्ट दिस ऑर्डर, 100% we will respect this order, but I still feel that there is divine justice which will come to these voiceless creatures who cannot speak. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने पहले एक दशक में अभूतपूर्व बदलाव देखा है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में आयोजित एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन 2025 में यह जानकारी दी है कि गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार 2018 में घाटे में चल रही कंपनियां अब 100 अरब अमेरिकी डॉलर की कंपनियों में परिवर्तित हो गई है। यह बदलाव भारत में लागू किए गए न्यायिक और संरचनात्मक सुधारों और आरबीआई तथा सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों के कारण संभव हुआ है। मल्होत्रा ने 2016 में दिवाला और शोधन
अक्षमता संहिता IBC और अदालत के बाहर समाधान ढांचों के माध्यम से स्थापित तंत्रों को उल्लेख किया। इन उपायों ने उधारकर्ताओं ने अनुशासन को बढ़ावा दिया और बैंकिंग प्रणाली में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया। और इन कदमों के चलते भारतीय बैंकिंग प्रणाली न केवल स्थिर हुई है बल्कि वैश्विक मानकों के अनुरूप अधिक प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय भी बन गई है। These developments, this performance, these changed realities. This evolution implies that the prudential rule books too should evolve in a calibrated manner as banks are now stronger, supervision more alert, even as alternative risk-bearing pillars have deepened and market-based risk transfer has become more effective. The recent regulatory measures need to be seen in the backdrop of these developments which have shaped the banking industry and the financial system over the last decade. Let me elaborate on a few measures. First of all, I'll speak on the draft guidelines on the capital market exposure. The proposals to enhance the limits for lending to individuals against securities and rationalize the norms for lending to capital market intermediaries are part of the normal process of review, seeking to reset the limits which were set way back 26 years ago in 1999. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।